ठीक है सर। सर जी 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 थैंक यू यार हमजा, थैंक यू, आप कंटिन्यू करो। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट ठीक है, उसके बाद तो ये आप लोगों सर ने जरूरी रेगुलर याद सेशन रखना। में 2 हमजा है, एक हमजा बैग है और एक खाली हमजा है। आप पूछ रहे दोनों में से कौन से? चले आज ना इनको कंफर्म करते हैं, इनके नाम के साथ ना कोई टैग लगाते हैं ताकि मिक्स ना हो आप लोग। नेक्स्ट लिखें तो उसके बाद है जी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब ये डेफिनेटली ये वाला जो था स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड के सामने जो ट्रायंगल था वो आपका इंटीरियर ट्रायंगल था। अब स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड में से पिछले पासे ये जो ट्रायंगल है ये आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल है। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल बेसिकली अब देखें पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री कौन सा मसल है। अब ये ट्रायंगल है, इसके सामने कौन सा मसल पड़ा है, इसके सामने कौन सा मसल पड़ा है, स्टर्नोक्लेडो। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री किसने बनाई, पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री किसने बनाई, ये देखो ना ये स्पेस, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल, इसके सामने कौन सा मसल पड़ा है, स्टर्नोक्लेडो। इसका मतलब ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल इंटीरियर ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, लेकिन पोस्टीरियर ट्रायंगल की इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। अच्छा उसके बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सा मसल बना रहा है, ये कौन सा मसल है, ट्रेपीजियस मसल। ये ट्रेपीजियस मसल है जिसमें मैंने हाथ रखा हुआ है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री ट्रेपीजियस मसल, पोस्टीरियर ट्रायंगल की इंटीरियर बाउंड्री स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल। उसके बाद है इंफीरियर बाउंड्री, ये कौन सी बोन है, इंफीरियर बाउंड्री जिब्रोस क्लेविकल। तो इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, क्लेविकल बोन। तो जी तो ये ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल के फ्रंट पे स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, इसलिए फ्रंट बाउंड्री जो है वो स्टर्नोक्लेड, पीछे वाली पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो ट्रेपीजियस मसल, और इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, क्लेविकल। आती मैं रजोया सामा, सब लोगों को बात समझ आई जी ब्रोस? यस सर। अब इस पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, ये पता क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं आपको करवा रहा कि आप फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, ये क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिकल। छुरी लग गई थी इंटीरियर ट्रायंगल में, दसो की डैमेज होना, पता होना चाहिए उस ट्रायंगल में क्या पड़ा है। पोस्टीरियर ट्रायंगल का ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में छुरी लगी, चाकू लगा, बताओ क्या डैमेज होगा। तो आपको पता होना चाहिए इस ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अच्छा उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर लिखो जी, सबसे पहले तो सब क्लेवियन आर्टरी, ये अब आपको दिखाता हूं। सब क्लेवियन आर्टरी पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर सब क्लेवियन आर्टरी, लुक सब क्लेवियन आर्टरी पोस्टीरियर ट्रायंगल, ये देखो ये चीजें बनी, ये आपको नजर आ रही है सब क्लेवियन आर्टरी। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है ना ये वाला, तो ये आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल में सब क्लेवियन आर्टरी एक मिलेगी, नंबर 1। नंबर टू जैसा एंटीरियर ट्रायंगल में इंटरनल जुगुलर वेन थी, पोस्टीरियर ट्रायंगल में एक्सटर्नल जुगुलर वेन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो हमारे बाजू हैं इनको जो नर्व सप्लाई आती है इसको कौन सा प्लेक्सिस कहते हैं, बाजुओं को कौन सा प्लेक्सिस आता है, सर्वाइकल प्लेक्सिस, सॉरी ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन से ट्रायंगल में होता है, क्या लिखोगे पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये जो बाजुओं को प्लेक्सिस आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो आज हमने पढ़ा C1 से C4 तक वो कौन सा था, वो भी इसी ट्रायंगल में आता है। इसका मतलब C1 C2 C3 C4 इससे जो प्लेक्सिस बनता है
दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल प्लेक्सिस। आगे C5 C6 C7 C8 T1, आगे जो प्लेक्सिस बनता है उसे ब्रैकियल प्लेक्सिस कहते हैं। तो C1 से लेकर C4 तक तो सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है, वो भी इसी ट्राइंगल में। उससे आगे C5 स्टार्ट हो जाता है, C5 C6 C7 C8 और T1 थोरेसिक 1। तो इसका मतलब ऊपर से स्टार्ट हो जाए C1 C2 C3 C4 सर्वाइकल प्लेक्सिस, C5 C6 C7 C8 T1 ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस एंड ब्रैकियल प्लेक्सिस दोनों किस ट्राइंगल में होते हैं जी ब्रोस? दोनों किस ट्राइंगल में होते हैं? पोस्टीरियर ट्राइंगल में। अब मुझे ये बताओ, उसके बाद ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह भला करे वेगस नर्व ਕਿਹੜੇ ट्राइंगल जो नंगी सी? इंटीरियर। फ्रेनिक नर्व जो डायाफ्राम को जाती है नीचे, वो किस ट्राइंगल के अंदर से जाती है? पोस्टीरियर। फ्रेनिक नर्व पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर से जाती है। उसके बाद 11th नर्व, एक्सेसरी नर्व जो हमने कल पढ़ी, 11th क्रेनियल नर्व, वो भी किस ट्राइंगल में होती है? जल्दी ना दस दो। पोस्टीरियर। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि अगर पोस्टीरियर ट्राइंगल में छुरी चाकू लग जाए, कोई चीज खुब गई है, कोई गोली लग गई है पोस्टीरियर ट्राइंगल में, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा? जो डैमेज होंगे आपको पता होना चाहिए। सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद 11th क्रेनियल नर्व, उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है जी कैरोटिड आर्टरी। बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा पोस्टीरियर ट्राइंगल में? कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि बाकी सारी चीजें पड़ी हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें पोस्टीरियर ट्राइंगल में है, अगर डैमेज होंगी तो इनमें से कुछ होगा। और अक्सर क्वेश्चन जो आता है ना इसका पोस्टीरियर ट्राइंगल डैमेज में से, वो आपकी आती है 11th क्रेनियल नर्व, जो अक्सर पोस्टीरियर ट्राइंगल में डैमेज होती है। जी ब्रोस, क्लियर? आगे चलें जी। आते Yes, मेरा सामान। तो ये नेक के ट्राइंगल्स क्लियर हो गए गौस आपको? यस सर। जी सर। Yes, sir. चलें उसके बाद आगे लिखें। ये ट्राइंगल आपने जरूर याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद लिखें जी नेक्स्ट। अब एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको लिखवाने लगा हूं। हाँ भाई, एक चीज ना याद रखिएगा, अब देखें, आपको पता है कि अगर हाथों और उंगलियों को ब्लड ना आ रहा हो, हाथों और उंगलियों की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, अक्सर सर्दियों में आपने देखा है आपके हाथ की उंगलियां नीली हो जाती हैं, उनको ब्लड नहीं आता, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेनॉल्ड फिनोमिना। रेनॉल्ड फिनोमिना। ये देखो, इस पेशेंट की दो उंगलियां वो हैं बिल्कुल व्हाइट हुई पड़ी हैं और दो रेड है। दो उंगलियों को ब्लड आ रहा है, दो उंगलियों को नहीं आ रहा। इस पेशेंट को देखो, हाथ को ब्लड नहीं आ रहा। इसका मतलब इस पेशेंट की उंगलियों को ब्लड जो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ब्लड वेसल्स की क्या हुई पड़ी है? वेजो ब्लड वेसल्स क्या हुई पड़ी है? ब्लड वेसल्स क्या हुई पड़ी है? पेशेंट की कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, हाथों को ब्लड नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड फिनोमिना। रेनॉल्ड फिनोमिना, इट इज ड्यू टू द वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ योर वेसल्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हाथों की उंगलियां सायानोज हो गई हैं, इनको ब्लड नहीं आ रहा। नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि अपने हाथ पांव गर्म रखो। अगर एक पेशेंट को हाथों पे रेनॉल्ड फिनोमिना हो रहा है, हम उसको कहते हैं जी
ठंड में नहीं निकलना, रेनॉल्ड फिनोमेना ठंड में ट्रिगर होता है। कीप वार्म, ठीक है, स्टे वार्म, गर्म रहो और सर्दी में बाहर नहीं निकलना। नंबर 1, बाहर निकलना है तो ग्लव्स पहन के निकलना है ताकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन ना हो, रेनॉल्ड फिनोमेना ना हो। फिर हम पेशेंट को ये कहते हैं, अगर ये सारी चीजों से ठीक नहीं होता फिर हम ड्रग्स देते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, वेजो डायलेटर ड्रग, जिस तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। अगर ये उंगलियां ठीक नहीं हो रही, उनको ब्लड ठीक नहीं हो रहा, हम एक तो पेशेंट को कहते हैं जी सर्दी में नहीं निकलना, ग्लव्स पहनने हैं, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स लेनी है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स क्या करेंगी, वेजो डायलेशन। फॉर एग्जांपल आप बीपी की गोली सुनते हैं, एमिलोडिपिन, निफेडिपिन, एमिलोडिपिन, निफेडिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स हैं जो आप खाते हो तो उंगलियों का ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। अगर सारी मेडिकल मैनेजमेंट आपकी फेल हो जाए तो उंगलियों को ब्लड नहीं जा रहा, तो क्या हम कोई ऐसी चीज कर सकते हैं कि उंगलियों की ब्लड वेसल्स क्या हो जाए? जी ब्रो, सर्जिकली कुछ ऐसा करिए उंगलियों की ब्लड वेसल्स क्या हो जाए? डायलेट हो जाए। हम स्टीलेट गैंग्लिया को ब्लॉक करते हैं क्योंकि स्टीलेट गैंग्लिया इज अ सिंथेटिक गैंग्लिया। सिंथेटिक गैंग्लियन क्या करते हैं, वेजो, सिंथेटिक गैंग्लियन क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन। तो आपकी उंगलियों की ब्लड वेसल डायलेट नहीं हो रही, इनको डायलेट करना है, सारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, फिर आप स्टेलेट गैंग्लिया को क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो। क्योंकि जब स्टेलेट गैंग्लिया आपका ब्लॉक हो जाएगा, आपकी उंगलियों को जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है आपके हाथों को, वो जिब्रोस वो स्टेलेट गैंग्लिया ब्लॉक होने से उंगलियों की नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आपकी अपर लिम्ब को होना बंद हो, तो ब्लड वेसल ऑटोमेटिकली क्या कर जाएंगी, डायलेट। तो अगर आपकी सारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए, लिखा हो पेशेंट को हाथों का जो है वो वेजो डायलेशन नहीं हो रही, आपकी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, रेनॉल्ड फिनोमिना है, तो एट द एंड आपको फिर क्या करना पड़ता है, स्टेलेट गैंग्लिया को ब्लॉक करना पड़ता है फॉर वेजो डायलेशन। जी, ये उसमें एक पॉइंट लिख लें। आई होप सबको समझ आ गया, आगे चलें सर। यस जी जी। तो सर अगर हम स्टेलाइट गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगे तो प्यूपिल्स भी तो डायलेट हो जाएंगे फिर। हाँ होंगे लेकिन तो ये साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। वो टेम्परेरी, देखिए आपने टेम्परेरी ब्लॉक किया ना, उससे क्या होगा, अगर आप ये गैंग्लिया जब एनेस्थीसिया का उस मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये जो सियाचिन में लोग होते हैं उनमें क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है ना, बहुत ज्यादा सर्दी से हाथ पांव उतर जाते हैं, उनकी उंगलियां आगे से उतर जाती हैं, तो इमरजेंसी में ये करते हैं। कोई जब आपको पता है कि आपकी इतनी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है कि अगर आपने स्टेलेट गैंग्लिया ब्लॉक नहीं किया तो आपकी उंगलियां आगे से उतर जानी है, फ्रॉस्ट बाइट हो जानी है, उंगलियां जड़ जानी है आगे से सर्दी में। जो सियाचिन के लोगों में हाथ पांव आगे से उंगलियां उतर जाती हैं सर्दी से, इसीलिए उतरती हैं क्योंकि ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये हम अक्सर फ्रॉस्ट बाइट में, और जब बहुत सवेर है नॉट फिनोमेना, तो अगर आप स्टेलेट गैंग्लिया ब्लॉक नहीं करोगे, आपका हाथ आगे से ब्लैक हो जाएगा, सर्जी करके हाथ उतारना पड़ जाएगा फिर। ये क्लियर है डॉक्टर आयशा? यस सर। हाँ, होगा, बाकी जो आप कह रही हैं वो होगा। फ्रॉस्ट बाइट, FROST। नहीं सर, इसको ब्लॉक हाँ कौन सी, इसको ब्लॉक कैसे करेंगे सर, ये सिंपैथेटिक नर्व्स को ब्लॉक करके जिसको सप्लाई आ ये रही है? स्टेलेट गैंग्लिया ब्लॉक करेंगे, ये सिंथेटिक गैंग्लिया। सर कैसे करेंगे? नीडल से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड। ओके सर। अच्छा, उसके बाद अगली एक इंपॉर्टेंट बात, वापिस आओ जरा पोस्टीरियर ट्रायंगल में। पोस्टीरियर ट्रायंगल में ना आपको पता आपका ब्रेकर प्लेक्सिस है, एनजी नहीं जी ब्रोस? अच्छा जी सर। अगर मैं आपसे ये कहूं पोस्टीरियर ट्रायंगल में इंजरी हो, बस बल्कि वो आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी रहने दो, वो आगे करेंगे जाके।
अच्छा, उसके बाद हम सर्वाइकल प्लेक्सिस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सिस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सिस को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। कब करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस को ब्लॉक? हम ज्यादातर सर्वाइकल प्लेक्सिस को ब्लॉक करते हैं जब हमने कोई थायराइड की या नेक की कोई सर्जरी करनी हो, सुपरफिशियल सर्जरी, कोई डीप सर्जरी नहीं, मतलब इस एरिया में ना आपने कोई सर्जरी करनी है तो आप सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह ये अल्ट्रासाउंड वाला प्रोब रखा हुआ है कदीर, ये अल्ट्रासाउंड वाला है प्रोब रखा हुआ ऊपर, और ये उसकी नीडल की एनेस्थीसिया दे। सर इसमें होता है क्या, मतलब लाइडोकेन के अंदर? अच्छा, लाइडोकेन, ओके। लाइडोकेन, लाइडोकेन, बुपिवाकेन। नेक्स्ट देखें, ये आप लोगों ने जरूर याद रखना यार। और हम जो सर्वाइकल प्लेक्सिस को ब्लॉक करते हैं वो किस लेवल पे एनेस्थीसिया देते हैं? बल्कि इसको रहने दो। हाँ, ये एक पॉइंट लिख लो। अगर आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक करना है तो आप नीडल C3 वर्टिब्रा के लेवल पे इंसर्ट करते हो। आप ब्रेकियल प्लेक्सिस भी ब्लॉक कर सकते हो अगर आपने अपर लिम्ब की सर्जरी करनी है, क्योंकि अपर लिम्ब को ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रहा है। अगर आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक करना है तो C3 के लेवल पे हम जो है वो C3 वर्टिब्रा के लेवल पे नीडल इंसर्ट करते हैं। अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक करना है तो हम C6 के लेवल पे, अगर आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक करना है C3 के लेवल पे नीडल इंसर्ट करते हो वर्टिब्रा के लेवल पे। और अगर आपने, अल्लाह थोड़ा भला करे, की दस रहे हैं, हाँ, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेवल पे अगर आपने ब्लॉक करना है तो C6 के लेवल पे आपने नीडल को इंसर्ट करना है। जी व्यूअर्स, क्लियर है? ये दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आगे चलिए। यस सर। उसके बाद आगे लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जरूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सर जी ये एक दफा दोबारा बताइएगा। ब्रदर, अगर तो आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक करना है तो जो आपने सुई चुभोनी है ना वो C3 वर्टिब्रा के लेवल से चुभोनी है, ठीक है, अगर तीसरा वर्टिब्रा के लेवल से। और C6 के लेवल पे आपने सुई चुभोनी है, नीडल इंसर्ट करनी है जब आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक करना है। जी क्लियर है? जी ठीक है सर, थैंक यू। चलिए उसके बाद आगे लिखें जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये हमारे हम लोगों ने मोटी मोटी चीजें की हैं। नेक्स्ट लिखें इंपॉर्टेंट। अच्छा इब्राहिम, माइक्रोफोन ऑन करो। जी सर। पहले तो पहली क्लास में क्यों नहीं थे, पहले ये बताओ। सर वो कहीं जाना पड़ गया था, इमरजेंसी। ओहो, जी सर, ये तो पता सर आपको छोड़ता है। जी सर, वो गांव जाना पड़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव भी आपका कौन सा वैसे अच्छा है भाई दिवे? जी सर, इसीलिए कह रहा हूँ आपको। अच्छा, लड़ाई झगड़े वहां पे यही होता है, इसीलिए इमरजेंसी, उधर इमरजेंसी यही है, इतना मुझे पता है। ऐसे ही सर। आपका इलाका कौन से वाला है भला? एक बड़ा है एक छोटा है? बड़े वाला सर। हाँ, बड़े वाला। इनके मैंने ना इनके इलाकों में काम किया हुआ है, तो वहां पे यही है। एक अच्छा, एक ना उनका इनके इलाके में है, बाहर का बंदा अक्सर गाली निकाल देता है उस इलाके का नाम पहली दफा जब सुनता है। वो गाली नहीं है, वो नाम है पक्का डला, ठीक है। तो वो नया बंदा जाए तो समझता गाली है, तो हम पंजाबी तो उसको गाली कहते हैं। तो वो इनका इलाका है, इनके इलाकों के करीब पक्का डला, अजीब अजीब। मैं लिटरली, ये जुमरा के इलाके हैं, मैं एक BHU देखने गया अपनी बेगम के लिए ना, मैंने कहा इसको जी तो जॉब करवाता हूँ। उस सेंटर पे ना जाता कोई नहीं था, उस हॉस्पिटल में जो गांव के अंदर डिस्पेंसरियां होती हैं। अच्छा, मैंने उसी इलाके के बंदे को लिया साथ, तो मैं चला गया, ये पक्के डल्ले का बता रहा।
तो मैंने उसको भी साथ बिठाया, डिस्पेंसर को जो सलाके का था उसको मैंने गाड़ी में बिठाया, कहता सादी ना आ जाओ, मेरा होया मगर वो तो बात उसको कुछ लंघदा ही नहीं है। अच्छा मैंने उसको 5 बजे ना साथ बिठाया, चला गया। यकीन करो मैं तो गांव से ऐसे वापस आया जैसे मेरे पीछे पुलिस लगती है। वो गांव में कुछ 6-6 फुट की औरतें, ठीक है, उनके तो मर्द तो दूर, उनकी औरतें 6-6 फुट की। उसके बाद वो जिधर देखो सबने धोतियां पहनी हुई, मर्द औरतें। वो ना कबायली इलाके नहीं होते जो टिपिकल बैकवर्ड, जिस तरह आप ये कच्चे के डाकू का इलाका, इसी तरह वो कह लो जुमरा में वो कच्चे के डाकू ही हैं। तो मैं तो वापस भागा। वो जिस डिस्पेंसरी में गया उसमें मज्जे बनी हुई उन लोगों ने। तो इतने ये बुरे हालात हैं उन इलाकों में अभी भी। उसके बाद और उससे 10 से 15 किलोमीटर उस इलाके से दूर पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो इंडस्ट्री है। तो आगे देखें जी, नेक्स्ट है जी मसल्स ऑफ, नहीं लिख लो, सर्वाइकल फेशिया। हमारे सर जो नेक है, सर्वाइकल रीजन जो है, सर्वाइकल फेशिया। अब हमारे ना गर्दन में कुछ फेशिया होते हैं। फेशिया बेसिकली आसान अल्फाज में चिचड़े जो हम गोश्त की बोटी के ऊपर से उतारते हैं, हमारे अंदर हम उसको फेशिया कह रहे हैं। मानिए ना नेक में फेशिया होते हैं, ये फेशिया बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक का क्रॉस सेक्शन व्यू है। नेक में ये जो फेशियाज हैं, ये क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाया होगा। अब ये जो सर्वाइकल फेशिया होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है और आपने याद करने हैं। एक होता है जी सुपरफिशियल फेशिया। अब मैं आपको बताता हूं नेक में सर्वाइकल फेशिया। अब ये रटा मार लें या जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ये याद करने हैं। नेक में एक सुपरफिशियल फेशिया आता है जो आपको ये नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, एक मिनट है, ये भी नहीं है। जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, ये आपका क्या है जी, ये आपका ये वाला है। ये जो व्हाइट लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये आपका सुपरफिशियल फेशिया, ये वाला नहीं भी आता समझ, ये जो सबसे स्किन के नीचे बिल्कुल आता है। ये कौन सा मसल है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कवर? प्लेटिज्मा मसल। प्लेटिज्मा मसल लिख लो, नहीं भी है तो इन्हें समझ लो प्लेटिज्मा। तो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कौन सा मसल होता है कवर? एमसीक्यू है पेपर का, क्या लिखोगे? ये हमारी नेक में ना फेशिया होते हैं। तो हमारा जो प्लेटिज्मा मसल है, ये कौन से फेशिया के अंदर कवर होता है जी ब्रोस? सर्विकल फेशिया, सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया में। उसके बाद है डीप सर्वाइकल फेशिया, ये देखना। उसके बाद है डीप सर्वाइकल फेशिया, डीप सर्वाइकल फेशिया। ये देखो कोई अच्छी है ना, प्रोमिनेंट। अब ये देखो, अब मैं ये डिफरेंट कलर उसने जो लाइनें लगाई हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब डीप सर्वाइकल फेशिया में आगे बहुत ज्यादा जो है कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। एक है इन्वेस्टिंग लेयर, ये ग्रीन कलर, ये आपका जो ग्रीन कलर में फेशिया, ये डीप फेशिया का कौन सा? डीप फेशिया के आगे डिफरेंट हमने कह लो कि कंपार्टमेंट बना दिए हैं। ये कौन सी लेयर है डीप फेशिया की जी ब्रोस? इन्वेस्टिंग लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। इन्वेस्टिंग लेयर आपकी पूरी गर्दन के, ये देखो ग्रीन कलर, पूरी गर्दन के गिर्द इस तरह, ये इधर से पूरी गर्दन को कवर करता है। तो पूरी नेक को रैप कौन सा फेशिया करता है? डीप फेशिया की कौन सी लेयर, कौन सा पार्ट डीप फेशिया का? आपका इन्वेस्टिंग लेयर। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टिंग लेयर है, डीप फेशिया का जो पार्ट है, इसके अंदर दो मसल कवर हो रहे हैं। एक ये मसल इसके अंदर आया, एक ये मसल आया, ये है ट्रेपीजियस मसल।
ट्रेपीजियस मसल भी इन्वेस्टिंग लेयर लेयर के अंदर। ये पेपरों का क्वेश्चन है रटा है कि इन्वेस्टिंग लेयर में कौन से दो मसल इसके अंदर रैप होते हैं, मतलब कौन से दो मसल्स हैं जो इस लेयर के अंदर होते हैं। तो या इन्वेस्टिंग लेयर ने कौन से मसल्स को कवर किया होता है, तो कौन कौन से दो मसल हैं जी ब्रो, कौन से दो मसल बताए? ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। उसके बाद नीचे आ जाती है जी प्री ट्रैकियल फेशिया, ये वाला, ये ब्लू लाइन प्री ट्रैकियल, ये ब्लू वाला एरिया, ये प्री ट्रैकियल फेशिया। क्योंकि ये ट्रेकिया है ना हमारा, ये ट्रेकिया के सामने है ना, इसलिए इसको कह रहे हैं प्री ट्रेकियल, इसको कह रहे हैं प्री ट्रेकियल। ये ट्रेकिया के सामने है ना, इसको क्या कह रहे हैं? प्री ट्रेकियल। तो ये जो प्री ट्रेकियल फेशिया होता है ये भी डीप फेशिया ही है। प्री ट्रेकियल फेशिया आपके जो है वो किसको कवर करता है? इस फेशिया के अंदर थायराइड ग्लैंड आता है। थायराइड ग्लैंड को कौन से फेशिया ने कवर किया होता है? कौन से फेशिया ने उसको लपेटा होता है? प्री ट्रैकियल फेशिया। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और जो इंफ्राहायोइड मसल थे, इंफ्राहायोइड मसल जो हायोइड बोन से नीचे थे। इसका मतलब ये पेपरों का रटा है लेकिन लगाना है रटा। अगर आपसे पूछा जाए इंफ्राहायोइड मसल, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड रैप होते हैं कौन से फेशिया ऑफ नेक में? ऑप्शन ए सुपरफिशियल फेशिया, ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग लेयर, ऑप्शन सी प्री ट्रैकियल फेशिया। कौन सा लगाओगे आंसर? कौन सा आंसर लगाओगे? प्री ट्रैकियल फेशिया है ये रटा है। उसके बाद आगे तीसरी लेयर है प्री वर्टिब्रल फेशिया, जो कि आपको प्री वर्टिब्रल फेशिया ये आपको ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, ये ब्राउन प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है, ये ब्राउन कलर में प्री वर्टिब्रल फेशिया। ये आपका क्या करता है जी? अच्छा, प्री वर्टिब्रल फेशिया का एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। अच्छा, इस प्री वर्टिब्रल फेशिया को ना मैं इधर से भी खींचूं और इधर से भी खींचूं, इनको खींचूं और इनको खींच के किधर ले आऊं? इन प्री वर्टिब्रल फेशिया को खींच के किधर ले आऊं? एक्सिला में, एक्सिला में। तो इसका मतलब यही जो आपका प्री वर्टिब्रल फेशिया है यही एक्सटेंड होके किधर आ जाता है? एक्सिला में। और एक्सिला में बन जाती है एक्सिलरी शीट। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम कि एक्सिलरी शीट इज द एक्सटेंशन ऑफ विच फेशिया? ऑप्शन ए सुपरफिशियल फेशिया, इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रैकियल लेयर या प्री वर्टिब्रल फेशिया। कौन सा आंसर लगाओगे? प्री वर्टिब्रल। ये पेपरों का क्वेश्चन है और आए होंगे जरूर। उसके बाद ये डीप सर्वाइकल फेशिया में ये सारे हैं, ये सारे डीप, लेकिन आगे उसके पार्ट्स हमने बना दिए, डिफरेंट कैटेगरीज बना दिए। एक प्री वर्टिब्रल फेशिया, एक प्री ट्रैकियल फेशिया है, ठीक है, एक इन्वेस्टिंग लेयर है। ये सारे डीप फेशिया ही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका थायराइड, आपका पैराथायराइड, आपके इंफ्राहायोइड मसल रैप बाय विच फेशिया? प्री ट्रैकियल। उसके बाद आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, आपका ट्रेपेजियस रैप बाय विच फेशिया? इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। उसके बाद आपका जो आ जाता है एक्सिलरी शीट इज एक्सटेंशन ऑफ विच फेशिया? कौन सा फेशिया एक्सटेंड होकर एक्सिला में आता है तो उसे हम एक्सिलरी शीट कहते हैं? प्री वर्टिब्रल फेशिया। उसके बाद ये आपको पिंक कलर की नजर आ रही है अंदर एक लेयर, इसे कहते हैं कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट भी किस फेशिया से बनती है? प्री वर्टिब्रल फेशिया से। तो ये जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, ये जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, बल्कि आप ये कह दो ये जो प्री वर्टिब्रल फेशिया, ये जो कैरोटिड शीट है ना, ये सारे फेशिया से मिलकर बनती है। कैरोटिड शीट जो है ये आपकी प्री वर्टिब्रल फेशिया, प्री ट्रैकियल फेशिया और इन्वेस्टिंग लेयर, ये तीनों
से मिलकर जो शीट बनती है दैट इज कैरोटिड शीट। तो कैरोटिड शीट कौन सी 3 चीजों से मिलकर बनती है? प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल एंड इन्वेस्टिंग। ये तीनों जो इन्वेस्टिंग, प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल, ये तीनों फेशिया से मिलकर कौन सी शीट बनती है? जी ब्रोस, रोटेट सर। कैरोटिड शीट। अब पता होना चाहिए एक्सिलरी शीट में क्या क्या होता है, कैरोटिड शीट के अंदर क्या क्या होता है। बात समझ गए मेरी? आते मेरा जोया सामा? यस Yes. सर। अच्छा, अब लिखें जी, कंटेंट्स ऑफ सर्वाइकल शीट, सॉरी कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट के अंदर क्या क्या होता है? ये देखो, ये कैरोटिड शीट है, ये ग्रीन कलर की है। इस कैरोटिड शीट के अंदर नाम ही आपको बता रहा है, एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन। लिखो इस कैरोटिड शीट के अंदर क्या क्या होता है, कैरोटिड शीट में कौन कौन सी चीजें कवर्ड होती हैं। तो इस कैरोटिड शीट के अंदर से आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, ये पीली से रंग की नजर आ रही है, वेगस नर्व, और लिम्फ नोड। कौन से? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसका मतलब इस कैरोटिड शीट के अंदर क्या क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीट। मतलब इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कैरोटिड शीट में नहीं कवर होती? ऑप्शन ए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी इंटरनल जुगुलर वेन, ऑप्शन सी वेगस नर्व, ऑप्शन डी ट्रेनिक नर्व। क्या लिखोगे? इस तरह, ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में, समझ गए सारे? अच्छा, उसके बाद अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है वो कहां पास नहीं होता थ्रू कैरोटिड शीट? ऑप्शन ए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी इंटरनल जुगुलर वेन, ऑप्शन सी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्या लिखोगे? यस, इस तरह पेपरों में सवाल आते हैं, याद रहेंगे? यस, ये आपने इस तरह याद करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नॉट के टॉपिक्स में पढ़ाने होते हैं। 1 मिनट की ब्रेक है। जी आगे लिखें जी। जी ब्रो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ये आप लोगों ने ब्रो जरूर याद रखना है, Yes, sir, इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ऑफ नेक इंपॉर्टेंट है, इनमें फेशियाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखें जी, स्कैल्प, बेसिकली जो हमारे सर के ऊपर जो मोटी सारी लेयर है, इसे हम स्कैल्प कहते हैं। बेसिकली जो स्कैल्प है ना, ये सिर्फ स्किन को ही नहीं कहते, आपकी हड्डी के बाहर जितना भी एरिया मास है वो सारा कुछ आपका स्कैल्प है, स्कैल्प लेयर्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये याद होंगी तो बच्चों के हेड इंजरीज याद होंगे। अगर आपको ये लेयर्स नहीं आती, ये देखो, ये लेयर्स को रटा मारना। अब ये भी रटा है, रटा कैसे है देखो। अगर मैं यहां पे सबसे पहले ऊपर मेरी कौन सी पार्ट आ रही है?
ये पूरी हड्डी तक, नीचे हड्डी तक, ये स्किन से लेके नीचे हड्डी तक, इस पूरी लेयर को हम क्या कहते हैं? पूरी थिकनेस को क्या कहते हैं? स्कैल्प। अच्छा, ये जो स्कैल्प है, इसमें सबसे पहले तो ऊपर ये जो मैं हाथ लगा रहा हूं, ये क्या आई है? सबसे पहले तो ऊपर क्या आई है? स्किन सर। स्किन के नीचे क्या आया? कनेक्टिव टिश्यू। एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस ये भला क्या है? वो जो हमने मसल नहीं पढ़ा था, ये जो माथे पे बल पड़ते हैं, फ्रंटो ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल, उसका एपोन्यूरोसिस, ये उसी का पार्ट है। जी सर, फ्लैट एपोन्यूरोसिस, यस, ये उसी का कह लो टेंडन है, लेकिन इसको टेंडन नहीं कहते, इसको एपोन्यूरोसिस कहेंगे। एपोन्यूरोसिस। एल फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू, पी फॉर आपका पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम, तो ये आपने जरूर याद रखनी है लेयर्स। तो पेरियोस्टियम, इसका मतलब अगर मैं यहां से, मेरा सर में इंजरी होती है, इन सारी लेयर्स के अंदर से वो डैमेज होंगी, फिर हड्डी नीचे आएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले स्किन, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपोन्यूरोसिस, फिर अल्लाह ताला भला करे लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर पेरियोस्टियम। अब बहन ये आपको बातें क्यों बताएं? ये पेरिक्रेनियम है क्या लिखा है? पेरियोस्टियम उसको छोड़ दो। पेरियोस्टियम, PERA, पेरी, OSTEUM, ओस्टियम, पेरियोस्टियम। हड्डी की सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर एक बच्चे में ब्लीडिंग हो, हमने ये देखना होता है वो ब्लीडिंग पेरियोस्टियम के नीचे है कि पेरियोस्टियम के बाहर है, एपोन्यूरोसिस के नीचे है या एपोन्यूरोसिस के बाहर है। बात समझ आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। जी ब्रो, एक बच्चा पैदा हुआ है, जी, बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, वजाइनल डिलीवरी जो थी, वो बच्चा रास्ते में अटक गया। अब क्या था, बाद में हम फिर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से बच्चे को बाहर खींचते हैं। वो जिस तरह वो 3 इडियट मूवी थी, वो उन्होंने वैक्यूम सा बना के बच्चे के सर पे लगा के बच्चे को बाहर खींचा था, देखी थी ना वो मूवी सबने? होता है वो। यस सर। नहीं, मैं वैसे इनको समझाना चाह रहा हूँ। ये तो एक होती है फोर्सेप डिलीवरी, जो इंस्ट्रूमेंट से बच्चे को, वो था वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी। ठीक है, तो जो भी आप जब ये आप जो वैक्यूम असिस्टेड जो डिलीवरी होती है, इसमें क्या होता है, वो वैक्यूम सा होता है, ये इस तरह का कोला सा होता है, ये बच्चे के सर पे लग जाता है, वैक्यूम होता है इसमें, वो बच्चे को फिर पीछे को पकड़ के हम बाइक खींचते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा नहीं होता, जब रास्ते में लेबर डिले हो जाती है ना, जब लेबर डिले हो जाती है ना, ये आपका फोर्सेप। तो फोर्सेप असिस्टेड डिलीवरी भी हो सकती है, तो या वैक्यूम वाली भी। अब जब ये इंस्ट्रूमेंट से हम बच्चे को बाहर खींचते हैं ना, उस वक्त बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चे का सर के नीचे इतना मोटा ब्लीडिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पैदा हुआ, तो वो डिले लेबर हो गई, हमने वजाइनल डिलीवरी को असिस्ट किया, वो वैक्यूम से किया है या हमने वो फोर्सेप से असिस्ट किया, तो बच्चा पैदा हुआ और उसके यहाँ पे स्किन के नीचे क्या इकट्ठा हो जाता है? ब्लड इकट्ठा हो जाता है। हमने उसको कैटेगराइज करना है कि ये कौन सी लेयर के नीचे ब्लड है। बात समझे मेरी? जी ब्रोस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी लेयर के नीचे है। यार इसमें ना निकालना, सफल हेमाटोमा निकालना, सफल हेमाटोमा। ये देखो, ये क्या है? ये बच्चे का सर इधर से क्यों फूल गया? ये ब्लीडिंग है नीचे। मैं वो आपको कराने लगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सी बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा होगा यार। हाँ, सेफेलो हेमाटोमा।
ये 2 हैं, 2 के 3 है ये। मुझे नोट्स में ढूंढना पड़ना, उसमें टाइम लग जाना। नहीं है, हो ही नहीं सकता। बस एक मिनट होल्ड करें, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज याद रखें, बच्चे की ये जो ब्लीडिंग हुई है स्कैल्प में, स्कैल्प के नीचे ये जो हीमाटोमा हो गया, वो वैक्यूम की मदद से जब डिलीवरी करते हैं या फोर्सेप डिलीवरी करते हैं, तो सब बच्चे को ना ये स्कैल्प में ये हीमाटोमा हो जाता है। एक तो आपने करना क्या होता है, आपने इसको कुछ नहीं करना होता, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड बच्चे का खुद ही वहां से खत्म हो जाएगा। एक तो आपने इसको आपने जस्ट ऑब्जर्व करना होता है। अगर बच्चे में इस तरह स्कैल्प में ब्लीडिंग हो जाए, कि ब्लड बाहर नहीं आता, ये स्कैल्प के अंदर ही रहता है, स्कैल्प की लेयर्स के इन बिटवीन ही रहता है, तो बाहर नहीं आता ये ब्लड। तो आपने इसमें क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन अब ये क्योंकि आपका ब्लीडिंग तो हो गई है, जो ब्लड निकल आया बाहर, उसमें से बिलीरुबिन भी निकलेगी। तो इन बच्चों को क्या डेवलप हो जाता है, जिनका ये सेफेलोहेमाटोमा बनता है, इन बच्चों का क्या डेवलप हो जाता है, जॉन्डिस। ये जो ब्लड है, ये यहाँ पे जो ब्लड पड़ा है उसमें से बिलीरुबिन निकलेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चे को साथ साथ क्या डेवलप होता जाएगा, जैसे दिन गुजरेंगे बिलीरुबिन बच्चे की क्या आती हो जाएगी, बच्चे को पीलाहट होती जाएगी, बच्चा पीले रंग का होता जाएगा, बच्चे को बिलीरुबिन हाई होता जाएगा। बात समझे मेरी जी ब्रोस? तो बच्चे की बिलीरुबिन हाई होती जाएगी। जब बच्चे की बिलीरुबिन हाई होती जाएगी, तो फिर हमें जो है वो उस बिलीरुबिन को कम करने के लिए बच्चे को नीली लाइट में रखना पड़ता है, फोटोथेरेपी करनी पड़ती है। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, ये खुद ही बच्चा जो होगा वो इसे रिकवर कर जाएगा, सेफेलोहेमाटोमा। अब इसमें ना, हाँ ये मिल गया, ये हो गया ठीक, ये मैं ढूंढ रहा था, फोटो मिल गया। चले ये देखें, लुक, अब ये मुझे रैंडमली सामने आ गई। अब डिफरेंट लेयर्स के नीचे ब्लीडिंग होगी, उसके नाम अलग अलग हैं। देखो, अगर तो ये ब्लीडिंग हुई है, तो मैं ना सब गैलियल और सिफेलो और कैप्टोट सक्सीडेनियम, एक अच्छी इमेज निकालता हूं। लुक, ये है, देखें जी, लेयर्स लिखे हैं। मैंने आपको लेयर्स भी कहना चाह रहा हूँ, नाम नहीं चल। लिखो, सबसे पहले जो आपका सेफेलोहेमाटोमा होता है, जो आपका सेफेलोहेमाटोमा होता है, वो आपका किस चीज के दरमियान होता है? लुक, कौन सी 2 लेयर्स के दरमियान? ये पेरिओस्टियम के नीचे, पेरिओस्टियम से बाहर नहीं, हड्डी और पेरिओस्टियम के दरमियान, हड्डी और पेरिओस्टियम के दरमियान ये जो ब्लीडिंग है, इसे हम सेफेलोहेमाटोमा कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, स्किन है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे एपोन्यूरोसिस है, एपोन्यूरोसिस से नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से नीचे पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम के नीचे बोन है, यही लिखवाया ना। तो बोन और पेरिओस्टियम के दरमियान अगर ब्लीडिंग हो, उसे क्या कहते हैं जी ब्रोस? सेफेलोहेमाटोमा। याद रहेगा, बोन और पेरिओस्टियम के दरमियान ब्लीडिंग हुई, उसे क्या कहेंगे? सेफेलोहेमाटोमा। अगर ऐसा हो, अब पेरिओस्टियम के बाहर है, पेरिओस्टियम के बाहर है,
लेकिन एपोन्यूरोसिस के नीचे है, मतलब बिलो द एपोन्यूरोसिस, अंडर द एपोन्यूरोसिस। ये एपोन्यूरोसिस के बाहर नहीं है, लेकिन पेरिओस्टियम के बाहर, एपोन्यूरोसिस के नीचे, मतलब बिटवीन पेरिओस्टियम एंड एपोन्यूरोसिस, यहां पे ब्लीडिंग हो, यहां पे ब्लीडिंग हो, उसे कहते हैं सब गैलियल हेमरेज। सब गैलियल हेमरेज मतलब एपोन्यूरोसिस और पेरिओस्टियम के दरमियान ये जो ब्लीडिंग है, इसको क्या कह रहे हैं जी ब्रोस? मतलब ये थोड़ी ऊपर है ना, जो सेफेलो हेमाटोमा था वो हड्डी और पेरिओस्टियम के दरमियान था, अब ये थोड़ा बाहर है। कौन सी लेयर के नीचे है ये हेमाटोमा? एपोन्यूरोसिस के नीचे। एपोन्यूरोसिस और पेरिओस्टियम के दरमियान यहां पे ब्लीडिंग हो तो उसे क्या कहते हैं जी ब्रोस? सबगैलियल हेमरेज। सबगैलियल हेमरेज। सबगैलियल हेमरेज। अगर एपोन्यूरोसिस के बाहर हो और स्किन के नीचे हो, एपोन्यूरोसिस के बाहर हो स्किन के नीचे हो, उसे क्या कहते हैं? कैपुट सक्सिडेनियम। याद रहेंगी ये चीजें जी ब्रोस? सर लास्ट वन रिपीट कर दो। मैं आपको ये रखा, ये था सेफेलो हेमाटोमा, बोन एंड पेरिओस्टियम के दरमियान, सब गैलियल हेमरेज, एपोन्यूरोसिस एंड पेरिओस्टियम के दरमियान, ठीक है? ये एपोन्यूरोसिस और ये नीचे पेरिओस्टियम, इसके दरमियान। उसके बाद है कैपुट सक्सिडेनियम, SUCCEDENEUM, कैपुट सक्सिडेनियम। ये कहां पे है? एपोन्यूरोसिस के बाहर स्किन के नीचे। दिस इज कैपुट सक्सिडेनियम जी ब्रोस। क्लियर है? आती मेरा जोया समा? यस सर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में फर्क करना है आपने, देखना मिड लाइन को कौन सा क्रॉस कर रहा है, सब गैलियल के सेफेलो हेमाटोमा? सेफेलो हेमाटोमा सब गैलियल। सब गैलियल। ज्यादा बड़ा साइज का कौन सा होगा? सबगैलियल हेमरेज। तो जो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा हो वो सब गैलियल होगा, जो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा वो सेफेलो हेमाटोमा होगा। ये पेपरों के क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। इनके एक दो पॉइंट्स और हैं वो मैं नोट से ढूंढ के आपको वो भी कराऊंगा। आई होप सो आप सब लोगों को बात की समझ आई है। आतिफ, मेरा, जोया, उसामा, यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब होती हैं? जब वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरीज वगैरह हो, और या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लेबर हो जाए, तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। यार इसमें देख लो, इसमें शायद मिल जाए। तो जी डॉक्टर अलीना, डॉक्टर जोया, मेरी आवाज आ रही? यस सर। रिवाइज करें डॉक्टर लीना, रिवाइज करें। डॉक्टर लीना, आप पहले वाली क्लास में नहीं थी? अच्छा, इसमें भी गई? आवाज आ रही मेरी? यस सर। अब Yes, आ sir. रही है। सर वो थोड़ा जी, इंटरनेट डॉक्टर- इशू था तो उस वजह से। अच्छा अच्छा, चल। तो डॉक्टर अलीना, जहां तक पढ़ा है शुरू से लेकर अब तक रिवाइज करें। यस सर। सर मसल्स ऑफ नेक से आज हमने पढ़ा है। तो मसल ऑफ सुपरफिशियल नेक जो है प्लेटिज्मम मसल है, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल है और ट्रेपीजियस मसल है। मसल ऑफ इंटीरियर सर्वाइकल रीजन जो है माइलोहायोइड मसल, स्टाइलोहायोइड मसल, डायगैस्ट्रिक मसल, स्टर्नोहायोइड मसल और थायरोहायोइड मसल, और साथ होमोहायोइड मसल भी होता है इसमें। सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है ये C1 to C8 होती हैं, लेकिन जो वर्टिब्रल सर्वाइकल होती हैं वो 7 होती हैं, लेकिन जो नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं। सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है C1 से C4 नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगला है आंसर सर्वाइकलिस, ये जो है सप्लाई करता है इंफ्राहायोइड मसल को। इसमें जो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल आते हैं और ओमोहायोइड मसल आता है। और ये में जो एंसा कैस सर्विकैलिस होता है वो C1, C2 और C3 से बनता है। ये जो होता है मेन मोटर नर्व सप्लाई मतलब करता है, फ्रेनिक नर्व होती है ये C3, C4, C5 से मतलब ओरिजिन होती है, और सप्लाई जो ये करता है डायफ्राम को सप्लाई करता है। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है ये सप्लाई करती है टू स्किन सेंसेशन होती है अप टू द सेकंड रिब, उसको सप्लाई करती है। इसका जो रूट होता है वो C3 और C4 होता है। इसके अगर राइट साइड पे बिलो द डायफ्राम एब्सेस हो जाए तो जो इसकी पेन होती है वो रेफर होती है राइट साइड ऑफ द शोल्डर पे। और अगर लीवर
एब्सेस रप्चर हो जाए, लिवर रप्चर हो जाए, उसकी एब्सेस जो वो अक्यूमुलेट होती है बिलो डायफ्राम, तो भी उसकी पेन रेफर करती है राइट साइड ऑफ शोल्डर पे, या फिर गाल ब्लैडर इन्फ्लेम हो जाए, उसकी पास अक्यूमुलेट हो जाए डायफ्राम के नीचे, या फिर अपेंडिक्स की एब्सेस मूव हो जाए डायफ्राम के नीचे, तो उसकी वजह से भी राइट साइड शोल्डर जो होगा वो पेन करेगा। लेफ्ट साइड में भी इसी तरह, लेफ्ट साइड में अगर स्प्लीन एब्सेस हो जाए अक्यूमुलेट उसके रप्चर होने की वजह से, तो उसमें भी हमारे लेफ्ट साइड के शोल्डर पे जो है वो पेन रेफर करेगा। उसके अलावा जो सीट बेल्ट इंजरी होती है उसमें भी लेफ्ट शोल्डर जो है वो इन्वॉल्व होता है। और ट्राइंगल्स एंड नेक के इसमें सबसे पहले एंटीरियर ट्राइंगल आता है, ये जो होता है इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल होता है, इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो एंटीरियर बाउंड्री जो होती है वो मिड लाइन होती है इसकी, और अपर बाउंड्री जो होती है वो मैंडिबल से होती है बनी होती है, और पोस्टीरियर जो वो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल से बनी होती है। इसमें जो है एंटीरियर ट्राइंगल में जो है हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरी पास होती है, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व जो है हमारी इसी ट्राइंगल से जो है डाउन जाती है हमारे नेक से नीचे, और आंसर सर्वाइकलिस भी है, ये भी इसी से होता है, हाइपोग्लोसल नर्व और स्टेलॉइड गैंग्लियन। इसके अलावा जो है अगर स्टेलॉइड गैंग्लियन जो है वो डैमेज हो जाता है, तो जिस साइड का डैमेज होगा उस साइड पे जो है एनहाइड्रोसिस हो जाएगी, इसको हम हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें आईलिड ड्रॉप हो जाएगा, टोसिस हो जाएगी, या फिर मायोसिस हो जाएगी, यानी कि पिन पॉइंट पीपल होगा, पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। स्टेलॉइड गैंग्लियन जो बेसिकली सिंपैथेटिक सप्लाई कर देता है। और उसके अलावा जो एंटीरियर ट्राइंगल में जो है सब ट्राइंगल्स भी होते हैं, उसमें सब मेंटल ट्राइंगल होता है, सब मैंडिबुलर होता है, कैरोटिड ट्राइंगल होता है, और मस्कुलर ट्राइंगल इन्वॉल्व होता है। पोस्टीरियर ट्राइंगल है, ये जो होता है स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल के जो होते हैं पोस्टीरियर साइड पे होता है। बाउंड्रीज इसकी में जो होती है, बाउंड्रीज होती है सबसे पहले एंटीरियर होती है वो स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल से बनी होती है, पोस्टीरियर जो होती है ट्रेपेजियस मसल से बनी होती है, और जो इंफीरियर बाउंड्री होती है वो क्लेविकल से होती है। इसके अलावा जो है अगर स्टेप वाउंड इंजरी हो जाए तो उसमें सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस और साथ ही 11th क्रेनियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। उसके अलावा जो है इस ट्राइंगल से सब क्लेविन आर्टरी पास होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस, एक्सेसरी नर्व यानी कि 11th क्रेनियल नर्व और साथ फ्रेनिक नर्व इसमें पास करती है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में जो है एंटीरियर ट्राइंगल में अगर आज सारे मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाएं तो हम स्टेलॉइड गैंग्लियन को टेम्परेरी ब्लॉक करके जो है इसको हम ठीक कर सकते हैं। सुपरफिशियल नेक सर्जरी में जो है हम सर्वाइकल प्लेक्सिस को ब्लॉक करते हैं एट द लेवल ऑफ C3 सर्वाइकल और नर्व, और इसके अलावा जो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हम इंजेक्शन करते हैं C6 लेवल पर। नेक फेशिया, इसमें सबसे पहले सर्वाइकल फेशिया आ जाता है, इसमें सुपरफिशियल फेशिया है जो कि कवर करता है प्लेटिज्मा मसल को। नेक्स्ट जो है डीप सर्वाइकल फेशिया है, इसमें 3 फेशिया आ जाते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर ये जो कवर करते हैं ट्रेपेजियस और स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल को। प्रीट्रैकियल फेशिया जो है ये कवर करता है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और इंफ्राहायोइड मसल्स को। उसके अलावा जो है प्रीवर्टिब्रल फेशिया जो है ये एक्सटेंडेड करता है एक्सिलरी शीट की तरफ, यानी कि एक्सिलरी शीट जो प्रीवर्टिब्रल फेशिया से बनती है। कैरोटिड शीट जो होती है उसमें ये तीनों फेशिया इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रैकियल फेशिया और प्रीवर्टिब्रल फेशिया, इन तीनों से मिलकर बनती है कैरोटिड शीट। तो कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड शीट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्कैल्प, लेयर्स ऑफ स्कैल्प जो है स्किन, कनेक्टिव स्किन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू और पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो होती है बोन से अबव होती है लेयर। उसके अलावा अगर कोई ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो बेबी बोर्न होता है तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है उसमें, जिसको हम स्फेलोहेमाटोमा कह सकते हैं। ये जो है स्कैल्प दरमियान होती है। इसमें इसके अलावा जो है इसमें बिलिरुबिन ज्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से जो बेबी को है वो जॉन्डिस हो सकता है, इसलिए हम उनको ब्लू लाइट में रखते हैं। उसके अलावा 3 तरह के हेमाटोमा हो सकते हैं। स्फेलोहेमाटोमा ये जो होता है बिटवीन बोन और पेरियोस्टियम में होता है, और अगला जो होता है सब गैलियल हेमरेज होता है, वो ब्लीडिंग होती है बिटवीन एपोन्यूरोसिस एंड पेरियोस्टियम। उसके अलावा जो ब्लीडिंग आउटसाइड एपोन्यूरोसिस बट बिलो द स्किन, दिस इज कॉल्ड कैपिट सक्सीडेनियम हेमरेज। जी अस्सलाम वालेकुम, हो गया जी? यस सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए क्लास एंड करते हैं डॉक्टर साहब। सर जी। हाँ जी इब्राहिम सर, ये बिलिरुबिन कैसे ज्यादा होता है स्फेलोहेमाटोमा में? क्योंकि जब भी आपकी कोई ब्लड पड़ा हुआ है ना तो उसने वापस तो नहीं जाना वेसल्स में, अब उसने वहां पे डिग्रेड होना है ना, ब्लड में हेमोलिसिस होनी है, उसमें से फिर बिलिरुबिन निकलेगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और वो ये फिर इसलिए ये बिलिरुबिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि इन बच्चों को फोटोथेरेपी भी करनी पड़ती है, वो नीली सी लाइट में रखना पड़ता है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक।
थैंक यू। चलिए क्लास एंड कर दें डॉक्टर साहब।